दरवाजे के पीछे दीवार से सटकर खड़ा हो गया। इस ऑफिस के बिल्डिंग में किसी खतरे की आशंका नहीं थी, इसलिए शायद आतंकवादी ज्यादा ही निश्चिंत हो गए थे। बिना कुछ सोचे बाहर वाले आदमी ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। इससे पहले कि उसकी नजर अपने मरे हुए साथी की तरफ जाती, विक्रम की साइलेंसर लगे गन से निकली गोली उसके सिर के आर पार हो गई। उसकी लाश को पहले वाली के पास खिसकाकर शांतनु कांच की दीवार की तरफ बढ़ा और विक्रम दरवाजे की तरफ। विक्रम के आने से पहले शांतनु ने दीवार को अच्छी तरह देखकर बाहर की तरफ खुलने वाली एक छोटी सी खिड़की ढूंढ ली थी। अपने बैग से निकालकर उसने अपने हाथों, पैरों और घुटने पर इलास्टिक के बैंड बांध लिए। इनमें छोटे छोटे छेद थे जो वैक्यूम पैदा करके बैंड को किसी भी सतह से चिपका सकते थे। इन्हें पहनकर मकड़ी की तरह आसानी से सपाट दीवार पर चढ़ा जा सकता था। अपनी गन को यूनिफॉर्म की बेल्ट में अटकाकर शांतनु खिड़की से निकलकर बाहर की दीवार से धीरे धीरे आतंकवादियों के ऑफिस की तरफ खिसकने लगा। दिन की रोशनी में उसने देख लिया था कि ऐसी ही एक छोटी सी खिड़की अगले ऑफिस की दीवार में भी है। वो उम्मीद कर रहा था कि पर्दे लगे होने के कारण कोई उसे तब तक नहीं देख पाएगा जब तक वो ऑफिस के अंदर नहीं पहुंच जाता। खिड़की की वजह से वो ये काम चुपचाप कर सकता था, वरना दीवार का कांच बहुत मोटा और मजबूत होता है। उसे तोड़कर अंदर दाखिल होने के लिए काफी वक्त लग सकता था। दूसरी तरफ विक्रम बाहर निकलकर ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच चुका था। कान लगाकर वो अंदर की आहटों से इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि पहले कमरे में कितने लोग मौजूद थे। अगर उनके आसपास हथियार हुए तो दरवाजा खोलते ही वो विक्रम पर वार कर सकते थे। दुश्मन की गिनती और उनके हथियारों की जानकारी न होना किसी भी हमले को कमजोर बना सकता था और विक्रम नहीं चाहता था कि यहाँ तक आकर उन्हें किसी गलती की वजह से असफलता का सामना करना पड़े। तभी अंदर से आवाज आई, जी परवेज भाई। जी भाई। लड़के जोरों शोरों से काम पर लगे हैं। आदमी के रुक रुक कर बोलने के तरीके से और दूसरी कोई आवाज ना होने की वजह से विक्रम समझ गया कि वो फोन पर बात कर रहा था। हो जाएगा भाई, 12 पेटियां तैयार हो गई हैं। कोई मसला नहीं है। कल रात ही अनवर पानी के रास्ते सारा सामान लेकर निकलने वाला है। काबुल से इशारा मिलते ही 10 के 10 शहरों में एक साथ कई धमाके ऐसी दहशत फैलाएंगे कि उनका देश हिल जाएगा। जी भाई। उनके देश में हमारे लड़के पहले ही तलवारों के साथ तैयार हैं। बस काबुल से हाथ सुनने की देर है भाई। गली गली में दंगा करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम। विक्रम को यकीन नहीं हुआ। अगर उसकी टीम एक भी दिन की देरी करती तो यहाँ तैयार किया जाने वाला सामान अपना सफर शुरू कर देता। दांतों को पीसकर वो मनी मन बुदबुदाया, दहशत मेरे देश की मिट्टी पर नहीं तुम्हारे गिरोह में फैलेगी। धमाका भी होगा और गर्दन भी कटेगी, लेकिन तुम लोगों की। लेकिन उसे इस वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना था, इसलिए बहुत धीरे से उसने दरवाजे को थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेला, फिर रुक गया। जब अंदर से किसी के चौकन्ने होने का अंदेशा नहीं मिला तो विक्रम ने दरवाजा थोड़ा और खोला। हल्की दरार से कमरे के अंदर का जितना हिस्सा उसे नजर आया उसमें सिर्फ एक आदमी खड़ा था, जिसके बगल की मेज पर 4-5 फोन रखे हुए थे। अपने सामने लगे भारत के नक्शे को वो बड़े ध्यान से देख रहा था। यकीनन ये वही आदमी था जो अभी फोन पर बात कर रहा था। खामोश कदमों से विक्रम अंदर दाखिल हुआ और आदमी की तरफ बढ़ने लगा। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचा था कि आदमी ने फोन उठाने के लिए अपने दाईं तरफ देखा। उसकी निगाह ने अपने पीछे होती हरकत को पकड़ लिया और वो झटके से मुड़ा। विक्रम ने उसे दूसरी तरफ पड़ी पिस्तौल उठाने का मौका नहीं दिया। बिना आवाज की गोली उसके सीने में धंस गई और आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके गिरने की आवाज अंदर तक पहुंच गई। क्या वो साजिद? चिल्लाते हुए एक आदमी दूसरे कमरे से दौड़ा आया और उसके पीछे पीछे एक और आदमी। अब छुपकर वार करने का समय खत्म हो गया था। खच खच की आवाज के साथ विक्रम की गन से निकली गोलियों ने उनको अपना निशाना बना लिया, लेकिन अब तक अंदर के कमरों से दौड़ने और शोर होने की आवाज आने लगी थी। दुश्मन को खबर हो गई थी कि उन पर हमला हुआ है। आगे बढ़ने की बजाय विक्रम झुककर टेबल के नीचे छुप गया, जहाँ से उसने 5-6 दौड़ते हुए आदमियों के कदमों को कमरे में दाखिल होते देखा। अपने 3 साथियों को जमीन पर मुर्दा पड़े हुए देखकर एक आदमी ने जोर से चिल्लाया, चारों तरफ फैल जाओ, एक एक को ढूंढ कर भून के रख दो। उसने रुककर 2 लोगों से कहा, तुम बाहर जाकर देखो, देखते ही गोली चला देना। फिर बाकी तीनों को बोला, सारे लड़कों से कहो तैयार रहें, लेकिन ध्यान रखना पेटियों के आसपास गोली नहीं चलनी चाहिए। जब वो कमरे में अकेला रह गया तो उसने फोन उठाया और गुस्से में बड़बड़ाया, परवेज भाई को बताना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं हुआ। कमबख्त एक दिन और रुक जाते तो हमारा यहाँ का काम पूरा हो जाता। उसके फोन मिलाने से पहले विक्रम टेबल समेत खड़ा हो गया
उसके सिर की टक्कर से टेबल हवा में उछलकर पीछे जा गिरी। सामने वाला आदमी झटके से एक कदम पीछे कूदा। वो विक्रम पर हमला करता इससे पहले ही विक्रम ने अपना एक हाथ घुमाकर उसकी गर्दन को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया और दूसरे हाथ से बंदूक की नली उसकी पसलियों में घुसेड़ दी। आदमी की आंखें गला दबाने से बाहर को निकल आई, लेकिन उसने हिलना बंद कर दिया। घुटी घुटी आवाज में उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? विक्रम ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा, मेरी तारीफ सुनने का इतना ही शौक है तो मेरे लिए महफिल को इकट्ठा करो। तभी बाहर के खुले दरवाजे पर कुछ आहट हुई। विक्रम ने सतर्क होकर उधर देखा, पर अपनी गन आदमी के शरीर से नहीं हटाई। उसे लगा शायद बाहर गए दोनों आदमी वापस आ गए, लेकिन कमरे में कदम रखने वाली अदिति थी। उसने विक्रम की तरफ गर्दन हिलाकर इशारा किया और फिर 2 उंगलियां उठाई। विक्रम समझ गया कि बाहर गए दोनों आदमी अदिति के हाथों मारे गए। अदिति ने जमीन पर पड़ी तीनों लाशों पर नजर घुमाई और फिर विक्रम की बाजू में कैद आदमी की तरफ देखा। शांतनु? उसने विक्रम से पूछा। विक्रम ने हल्के से कंधे उचकाए। वो नहीं जानता था शांतनु अब तक दीवार की तरफ से ऑफिस में घुस पाया है या नहीं, और अगर अंदर आने में कामयाब हो गया है तो क्या वो सही सलामत है। बिल्डिंग के बाहर दीवार पर चिपकते चिपकते शांतनु आतंकवादियों के ऑफिस की खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की के बाहर की तरफ कोई हैंडल नहीं था। उसने अपनी जेब से छोटी सी छुरी निकाली और खिड़की के पल्ले पर फंसाकर उसे थोड़ा सा बाहर की तरफ खींचा। अंदर से आवाजें आ रही थी। शायद 6-7 लोग कमरे में मौजूद थे। उनकी बातों से लग रहा था कि वो पेटियों में बम भर रहे हैं। एक ने कहा, आज हमारा काम पूरा हो जाता अगर पिछले हफ्ते इस इमारत का फायर अलार्म नहीं बजता। बेकार में 2 दिन जाया हो गए। दूसरे की आवाज आई, इसीलिए लड़कों ने दिन रात काम करके लगभग सारी पेटियां तैयार कर दी है। मैंने साजिद को बता दिया कि कल तक काम पूरा हो जाएगा। कल रात ही अनवर पानी के जहाज से निकलने वाला है। तीसरे आदमी ने खुश होकर कहा, तो अगले महीने हमारी ईद होने वाली है। चौथी आवाज आई, क्या नजारा होगा, एक के बाद एक धमाका, वो भी 10 बड़े शहरों में। ऐसी आतिशबाजी तो अपनी आंखों से देखनी चाहिए। पहला आदमी हंसते हुए बोला, आतिशबाजी ना सही, लेकिन धमाके के बाद का सारा जलवा हर न्यूज चैनल पर नजर आएगा। दावत करते हुए खुशी से देखना। शांतनु अंदर जाने का उपाय सोच ही रहा था कि कमरे के बाहर से कोई भारी चीज गिरने की आवाज आई। सारे आदमी बाहर की तरफ भागे। शांतनु ने फौरन खिड़की खोलकर हल्का सा पर्दा हटाया तो कमरे में कोई नहीं था। वो अंदर कूद गया। बाहर से उसे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। उसी वक्त 3 लोग भागते हुए वापस आए। शांतनु को देखते ही दोनों ने बंदूक उसकी तरफ तानी, लेकिन शांतनु ने फौरन पेटियों की तरफ अपनी गन मोड़ दी और धमकी देते हुए कहा, अगर कोशिश भी की तो इन बम की पेटियों में फायर कर दूंगा। मैं जैसे आया हूँ वैसे वापस जा सकता हूँ, लेकिन तुम में से कोई नहीं बचेगा। तीनों आदमी घबरा कर रुक गए। उन्हें बहकाकर आतंकवादी बनाने वालों ने सिखाया था कि इस काम में मौत होने से उन्हें जन्नत मिलेगी, इसलिए वो अपनी मौत से नहीं डरते थे। लेकिन ये बम उनके दुश्मनों की मौत का सामान था। इनका बर्बाद होना मतलब इतने दिनों से उनके प्लान किए हुए हमले का फेल होना था। ये उनके लिए बहुत शर्म की बात होती, इसलिए शांतनु के कहने पर उन्होंने चुपचाप अपनी बंदूकें नीचे रख दी और एक तरफ खड़े हो गए। बाहर विक्रम ने आदमी की गर्दन पर अपने घेरे को मजबूत करते हुए उससे पूछा, अंदर कितने आदमी हैं? जब वो खामोश रहा तो विक्रम ने जोर से गन को उसकी पसलियों में मारा। दर्द से आदमी करा उठा और बोला, 15, 10 लड़के और 5 हमारे लोग। विक्रम ने फिर से पूछा, कौन है तुम्हारा बाप? आदमी ने गुस्से से विक्रम की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी बंदूक का सख्त लोहा फिर से आदमी के पेट में जा घुसा। हकलाते हुए आदमी ने कहा, यहाँ नहीं है, जमाल भाई तो काबुल में है। परवेज कौन है? विक्रम ने सख्ती से पूछा। वो जमाल भाई का दाहिना हाथ है, वही हमें काम बताता है। आदमी ने आगे बताया। विक्रम उस आदमी को मार देना चाहता था, पर वो जानता था कि ये लोग सिर्फ आदेश मिलने पर काम करने वाले लोग हैं। असली आतंकवादी तो काबुल में बैठा था। उसके बारे में जानना जरूरी था, क्योंकि अगर इन लोगों को मार भी दिया जाता तो जमाल नाम का इनका सरगना नए लोगों को भड़काकर फिर से अपनी टोली बना सकता था। जमाल तक पहुंचने के लिए उसे इस आदमी की जरूरत थी। विक्रम ने अदिति को इशारा किया। उसने जमीन पर पड़ी लाशों और सामने खड़े आदमी की गन उठाकर दरवाजे से बाहर फेंक दी। फिर उसने मरे हुए तीनों आदमियों को टटोला। उनके पास कोई छुपे हुए हथियार नहीं थे। जैसे ही वो विक्रम की तरफ आई, आदमी घबरा गया। कुछ नहीं मेरे पास, दूर रहो मुझसे, तुम लड़की हो।
विक्रम ने फिर से उसके पेट में चोट की और गुर्रा कर कहा, अपने देश की सिपाही है, ज्यादा बोला तो तेरे हाथों से ही तेरे सारे कपड़े उतरवा दूंगा, वो भी इसी लड़की के सामने। आदमी सकपका कर चुप हो गया। अदिति उसके शरीर को टटोल कर 2 कदम पीछे हो गई और विक्रम को देखकर इनकार में सिर हिलाया। गहरी सांस लेकर विक्रम ने कहा, मैं अंदर जा रहा हूँ, तोते को पिंजरे के लिए तैयार करो। जैसे ही विक्रम ने आदमी को आगे धकेला, अदिति ने घुटना उठाकर उसके मुंह पर मारा। आदमी तेज आवाज के साथ पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसे अदिति के हवाले करके विक्रम अंदर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यकीन था कि अब तक अंदर सबको उन लोगों के बारे में पता चल चुका होगा, लेकिन और कोई बाहर क्यों नहीं आया था? अंदर कदम रखते ही उसे अपना जवाब मिल गया। 3 आदमी हाथ ऊपर किए दीवार से लगकर खड़े थे। शांतनु उनके सामने था, लेकिन शांतनु की गन का निशाना वो आदमी नहीं बल्कि कमरे के दूसरी तरफ रखी कुछ पेटियां थी, जिनमें विक्रम के अंदाजे से बम भरे हुए थे। आदमियों की बंदूकें सामने जमीन पर पड़ी थी। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते थे। शांतनु ने विक्रम को देखा और हल्के से गर्दन हिलाकर इशारा किया कि इन लोगों को संभाल लेगा। शांतनु के पास जाकर विक्रम ने धीरे से पूछा, बाकी लोग? धीमी आवाज में शांतनु ने कहा, अंदर के कमरे में 10 लड़के बम बना रहे हैं, कुछ और आदमी भी हैं। वो कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता। साउंड प्रूफ? विक्रम को हैरानी हुई। क्यों? एक नजर आदमियों पर डालने के बाद शांतनु ने बताया, कभी कभी बम बनाते वक्त छोटा मोटा धमाका हो जाता है। बिल्डिंग के सिक्योरिटी का अलार्म ना बजे, इसलिए इन्होंने कोने वाला कमरा साउंड प्रूफ बनाया है। न बाहर वालों को अंदर से कोई आवाज आती है, न अंदर वालों को पता है बाहर क्या हो रहा है। मतलब वो लड़के और बाकी लोग नहीं जानते कि यहाँ पर हमला हुआ है? विक्रम ने पूछा। शांतनु ने इनकार किया। विक्रम ने अपनी गन संभाली और आगे बढ़ा। उनके लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। शांतनु ने उसे रोकते हुए कहा, उनके पास बम है, अकेले जाने में खतरा है। विक्रम ने रुककर उसे देखा। मेरी टीम न सिर्फ इन आतंकवादियों पे भारी पड़ेगी, बल्कि जिंदा रहने की जंग भी जरूर जीतेगी। इनको खत्म कर देते हैं, फिर साथ में अंदर के लोगों से निपटेंगे। शांतनु ने सुझाव दिया। नहीं, विक्रम ने कहा, अंदर वाले लड़कों को गिरोह की पूरी जानकारी नहीं होगी। जब तक बाहर निकलने का वक्त नहीं आता, हमें कुछ आदमियों को जिंदा रखना पड़ेगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उनसे सब कुछ उगलवा सके। क्या विक्रम का अकेले अंदर जाने का फैसला सही था? क्या वो 10 से ज्यादा लोगों को अकेले मारकर मिशन पूरा कर पाएगा? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस